नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में जो एक बड़ा मशहूर ट्रैकिंग ट्रैक है, जिसे दयारा बुग्याल के नाम से जानते हैं, वहां से एक एमबीए स्टूडेंट बबीता पांडे आज से तकरीबन 20 रोज़ पहले बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। रात को वो अपने टेंट में अपने कुछ दोस्तों के साथ रुकी हुई थी, लेकिन टेंट के बाहर वो कुछ देर तक बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर गाने सुन रही थी। और यही यही वो जगह है जहां पर बबीता पांडे को लोगों ने आधी रात आखिरी बार देखा था। इसके बाद किसी ने बबीता को नहीं देखा। बबीता एक चप्पल पहने हुए थी, उसके हाथ में उसका आईफोन था। कोई भी बिलोंगिंग इसके अलावा, यानी उसका बैग या उसके शूज़ वगैरह उसके साथ नहीं थे। ऐसे में बबीता आखिर रातों रात उन वादियों से गायब हुई तो कहाँ गायब हुई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का पीछा करते हुए और अपनी बेटी को ढूंढते हुए बबीता पांडे के जो घर के लोग हैं, वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के बहुत मशहूर और बहुत ही आस्था का केंद्र जिन्हें माना जाता है, बाबा बौखनाग, उनके दरबार में पहुंचे थे। बाबा बौखनाग एक लोक देवता माने जाते हैं और ये कहा जाता है कि वो बहुत जागृत देव हैं, यानी बहुत ही सक्रिय हैं इस युग में भी, इस काल में भी। वो इशारों में, बाबा बौखनाग के जो मंदिर हैं, जो धाम है, वहाँ पर इशारों में भविष्यवाणी होती है। और किसी सवाल का जवाब अगर कोई श्रद्धालु उनके पास लेकर पहुँचता है तो बाबा बौखनाग उस सवाल का जवाब भी देते हैं। तो इसी बाबा बौखनाग के धाम में, मंदिर में बबीता पांडे के घर के लोग, खासकर बबीता के जो भाई हैं हर्षित और बबीता के अभिभावक, वो पहुँचे थे और उन्होंने अपनी बिटिया की गुमशुदगी के बारे में बाबा के सामने अर्जी लगाई थी, फरियाद की थी। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि बाबा बौखनाग के मंदिर से उन्हें बहुत सकारात्मक संकेत मिले हैं। बाबा बौखनाग के मंदिर से बबीता पांडे के घर वालों को ये बताया गया है कि आपकी बेटी जल्द ही घर लौट आएगी। एक ऐसा केस जिसमें पुलिस के पास कोई लीड नहीं है, कोई हेडवे नहीं है। बबीता पांडे कहाँ गई, अभी इस दुनिया में है भी या नहीं, इस तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि बबीता पांडे को परियां अपने साथ लेकर गई। इन सारे सवालों और उलझनों के बीच में अगर किसी धार्मिक आस्था के केंद्र से ये कहा जाए कि आपकी बेटी वापस आएगी और सही सलामत आएगी, तो जाहिर है घर वालों को बड़ी राहत मिली होगी। और ये अपने आप में इस पूरे घटनाक्रम का एक मेजर डेवलपमेंट है। लेकिन बाबा बौखनाग आखिर कौन है? उत्तराखंड में और ख़ासकर उत्तरकाशी और आसपास के इलाकों में क्यों लोग उनको इतना ज़्यादा मानते हैं? उनको लेकर क्या कहानियां हैं, मान्यताएं क्या हैं, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हम चर्चा करेंगे बबीता पांडे की गुमशुदगी के बारे में भी। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बबीता के घर वालों को ये आइडिया कहाँ से आया कि वो बाबा बौखनाग के धाम पहुँचे और अपनी बेटी के गायब होने को लेकर सवाल पूछें। तो आप सबको पता है कि बबीता अपने दो दोस्तों के साथ, हरमनपाल और हरमनप्रीत सिंह के साथ ट्रैकिंग के लिए गई थी। और ट्रैकिंग उनको करना था दयारा बुग्याल की वादियों में, यानी जो ट्रैकिंग ट्रैक है, जो रूट है वहाँ पर। ये तकरीबन 21 किलोमीटर लंबा है और इस ट्रैकिंग को पूरा करने में 4 से 5 दिन लगते हैं। तो ये कोई मामूली जगह नहीं है, एक चैलेंजिंग ट्रैकिंग रूट है। और इस रूट को बबीता अपने दोस्तों के साथ नापने के लिए निकली थी। और गोई, एक समझ लीजिए कि ट्रैकिंग की जहाँ से शुरुआत होती है उस जगह पर एक पॉइंट है, आप इसे इंसेप्शन पॉइंट या शुरुआत भी कह सकते हैं इस ट्रैक की, जिस जगह का नाम है गोई। यहीं गोई में 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात को, मतलब मई, 29 मई और 30 मई की दरमियानी रात को बबीता यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक टेंट लगाया था और दोस्त अंदर टेंट के मौजूद थे और बबीता टेंट से बाहर बैठकर सुनसान वादियों में अपने मोबाइल फ़ोन पर गाने सुन रही थी। वहाँ पर कुछ और सैलानी और ट्रैकर भी मौजूद थे जो अपने अपने टेंट में आराम कर रहे थे। उन्होंने बबीता को देखा था और उन्होंने बबीता से पूछा भी था कि इतनी रात आप बाहर बैठी हुई हैं, अंदर चले जाइए, आराम कीजिए। लेकिन बबीता ने कहा कि नहीं, वो यहाँ कंफर्टेबल है और कुछ देर यहाँ बैठना चाहती है। ये आखिरी साइटिंग है बबीता की, किसी ने जब बबीता को देखा था। इसके बाद बबीता को किसी ने नहीं देखा। अगले दिन यानी 30 मई को बबीता के दोस्तों ने रात तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे पुलिस को बबीता के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उत्तरकाशी की पुलिस बबीता को ढूंढने में लग गई। ड्रोन की मदद ली गई, स्निफर डॉग्स की मदद ली गई, गोताखोरों की मदद ली गई, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, माउंटेनियरिंग के जो एक्सपर्ट हैं वो, ट्रैकिंग के जो एक्सपर्ट हैं वो,
चरवाहे, पुलिस वाले, वन विभाग, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी बबीता को एक बड़े इलाके में सर्च किया गया, ढूंढा गया। लेकिन इतनी कोशिश और इतनी जतन के बावजूद अब 20 दिन हो चुके हैं, बबीता का अभी तक कोई पता नहीं है। बबीता क्या किसी के साथ चली गई? बबीता को क्या किसी ने अगवा कर लिया? क्या बबीता के साथ कोई अनहोनी, कोई एक्सीडेंट हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि बबीता किसी जंगली जानवर का शिकार बनी? लेकिन ये जो भी संभावनाएं हैं, उससे रिलेटेड कोई ना कोई सुराग या ट्रेल तो होना चाहिए। अगर मान लीजिए बबीता को कोई जंगली जानवर उठा कर ले गया, तो जाहिर है मोबाइल फ़ोन तो जंगली जानवर नहीं ले गया होगा, मोबाइल फ़ोन आसपास ही कहीं गिरा होगा, वो किसी को नहीं मिला। बबीता के कपड़े, चप्पल, वो किसी को नहीं मिले। कोई ऐसे और निशान कुछ भी नहीं मिला। अगर बबीता मान लीजिए कहीं चली गई खुद अपनी मर्जी से, या बबीता को किसी ने अगवा कर लिया, तो जाहिर है वो ऊपर की तरफ तो गई नहीं होगी, वो नीचे की तरफ ही गई होगी, मतलब पहाड़ से नीचे की तरफ ही गई होगी। तो नीचे जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, गाँव में, होटलों के आसपास, इन सारी जगहों पर भी बबीता का कोई क्लू या कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस को नहीं मिला। बबीता के जो दोस्त हैं वो अपने आप को बबीता की गुमशुदगी से अनभिज्ञ बता रहे हैं, और बबीता के घर वाले बहुत परेशान हैं। बबीता रामनगर नैनीताल के पास जो है वहाँ की रहने वाली है, और बबीता ने एमबीए की पढ़ाई की है और वो दिल्ली में जॉब भी करती है पार्ट टाइम। एक तरह से देखा जाए तो बबीता अपने परिवार की, अपने घर की एक होनहार लड़की है और घर की चिराग है। लेकिन बबीता जिस तरह से गायब हुई है, उसने पूरे पांडे परिवार को सदमे में और सकते में डाल दिया है। पांडे परिवार के लोग अपनी बेटी की तलाश में उत्तरकाशी में जो बाबा बौखनाग का धाम है वहाँ पर पहुँचे थे, और बाबा बौखनाग के धाम में, मंदिर में उन्होंने अपनी फरियाद लगाई। लेकिन वहाँ से जो संकेत मिला वो संकेत सकारात्मक है। बबीता के घर वालों को बताया गया कि बबीता सही सलामत है और वो जल्द लौट कर आएगी। अब सवाल यह है कि बाबा बौखनाग कौन है? तो बाबा बौखनाग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो एक लोक देवता हैं, और उनको नाग देवता के तौर पर भी जाना जाता है, यानी जो सर्प अवतार है उसके रूप में भी उनको जाना जाता है। ये कहा जाता है कि बाबा बौखनाग जो है वो पहाड़ों के देवता हैं और पहाड़ों की रक्षा करते हैं। पूरे उत्तराखंड में उनको लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं, उनको लेकर बहुत सारी कहानियां भी प्रचलित हैं, और बाबा बौखनाग के मानने वाले लोग बहुत हैं। आज की तारीख में अगर बाबा बौखनाग के अस्तित्व की बात करें तो वो कोई जीवित शख्सियत नहीं है, कोई ऐसा आदमी, कोई संत, कोई तांत्रिक, कोई साधु, ऐसा नहीं है, बल्कि उनका धाम है, उनका पीठ है, और वहीं पर पुजारी होते हैं जो बाबा बौखनाग की आराधना करते हैं। और पुजारी जो है, बाबा बौखनाग जो बातें संकेतों में बताते हैं, पुजारी उन चीज़ों को इंटरप्रेट करके आगे भक्तों को बताते हैं। तो यहाँ जो बबीता के घर के लोग गए थे उत्तरकाशी में, वहाँ पर इसी तरह सांकेतिक भाषा में उनको ये बताया गया कि बबीता जल्द लौटेगी। अब बाबा बौखनाग का नाम पहली बार, उत्तराखंड के तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड के बाहर ऐसा नहीं कि पहली बार उनका नाम लोगों ने सुना है। बाबा बौखनाग के बारे में सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में बहुत सारे लोग जानते हैं, और वो इसलिए भी जानते हैं कि आपको याद होगा 12 नवंबर 2023 सिलक्यारा जो उत्तरकाशी में ही है, वहाँ पर एक टनल निर्माण का काम चल रहा था। चार धाम की यात्रा के लिए जो एक खास सड़क बनाई जा रही थी, वहाँ पर बहुत दुर्गम पहाड़ों के बीच में वो टनल निर्माण का काम चल रहा था। और जो तारीख मैंने आपको बताई 12 नवंबर 2023, उस दिन इस टनल में एक भयानक हादसा हुआ था। टनल के अंदर मजदूर काम कर रहे थे और बाहर मिट्टी और मलबा गिरा था, और उसने पूरे टनल के मुंह को जाम कर दिया था। अब आप सोचिए, लोग अंदर फंसे हुए हैं और बाहर पूरा का पूरा पहाड़ गिर चुका है। कैसी कैफियत, कैसी स्थिति होगी अंदर जो लोग फंसे हैं उनकी, और जो लोग अंदर फंसे हैं उनके फिक्र करने वाले लोग जो बाहर हैं, उनके नाते रिश्तेदार, वहाँ पर काम करने वाले दूसरे सहकर्मी, और छोड़िए बाकी लोगों को, पूरे भारत में जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी। 41 लोग अंदर फंसे हुए थे। तो भारत के तमाम लोगों ने बहुत पूजा पाठ प्रार्थनाएं की और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया जो लंबे समय तक चला। अब इसी सिलक्यारा टनल में ये जो हादसा हुआ था, इस हादसे के दौरान एक बात सामने आई कि टनल निर्माण से पहले बाबा बौखनाग से सही तरीके से इजाज़त या प्रार्थना नहीं की गई थी, और उनसे नहीं कहा गया था कि हम ये टनल निर्माण का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हादसा हुआ। ये मान्यता, ये बात कही गई। इसके बाद आनंद फानंद में सिलक्यारा टनल के पास ही बाबा बौखनाग का एक अस्थायी मंदिर बनाया गया, और उस मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की गई, और बाबा बौखनाग से माफ़ी मांगने के साथ साथ जो भी टनल निर्माण में जुड़े हुए लोग थे, इंजीनियर थे, उन्होंने ये अर्जी लगाई कि बाबा बौखनाग प्लीज़ जो 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं, आप उन्हें जो है वापस भेज दें और उनकी ज़िंदगी बख्श दें।
और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये मजदूर बाद में सुरंग में फंसे ज़रूर थे, लेकिन इन्हें आज़ाद करवा लिया गया था और सुरंग से बाहर निकाल लिया गया था। वो एक बहुत मेहनत टास्क था, बहुत ही चैलेंजिंग, जिसे कहते हैं ना कि अप हिल टास्क, और वाकई हिल में ही था, पहाड़ चढ़ने जैसी बात थी। तो यहाँ तो पहाड़ काट कर, मलबा हटाकर उन 41 मजदूरों को निकाला गया था। तो सिलक्यारा टनल से बाबा बौखनाग का नाम तभी जुड़ा था 2023 में, और तब से बाबा बौखनाग के बारे में जो उनकी यश और कीर्ति है उसके बारे में लोगों ने और ज़्यादा जाना और सुना, और उनकी मान्यता और ज़्यादा बढ़ी। लोग उन पर और ज़्यादा भरोसा और आस्था करने लगे, दिखाने लगे, और इसके बाद लोग बाबा बौखनाग के मंदिर में पहुंचने लगे। ये जो मामला है ये सीधा सीधा लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है। इसके साथ कोई साइंस का या तर्कशास्त्र का कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, बल्कि दोनों चीज़ें उल्टी हैं। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे, तर्कशील बनेंगे, तो शायद आपको इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप आस्था रखते हैं ऊपर वाले में और लोक देवताओं में, तो निश्चित रूप से बाबा बौखनाग की महिमा जो है उसके बारे में पूरे उत्तराखंड में लोग इसकी चर्चा करते हैं। अब बाबा बौखनाग ने ये कह दिया है कि बबीता लौटने वाली है। इस बीच जो पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, पुलिस ने तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों की एक पूरी टीम उतारी थी, जिसने तकरीबन 15 दिनों तक उस पूरे इलाके में, दयारा बुग्याल के इलाके में बबीता की तलाश की। लेकिन जब बबीता नहीं मिली तो पुलिस की जांच अभी दूसरी दिशा में घूम चुकी है, और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या बबीता कहीं अपनी मर्जी से ही चली गई है। ऐसे भी बाबा बौखनाग के दरबार से जो संकेत मिले हैं उससे लगता है कि बबीता जो है अपनी मर्जी से ही कहीं गई है। तभी शायद ये कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द सकुशल लौट कर आएगी, और पुलिस को भी ऐसा लगता है। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस तरह की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुलिस के सूत्रों का कुछ ऐसा ही कहना है, कुछ ऐसा ही दावा है। पुलिस बबीता की जो अब तक की ज़िंदगी है, पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटा रही है कि बबीता के दोस्त कौन हैं, बबीता किस सर्कल में उठती बैठती है, किन लोगों से उसका मिलना जुलना है, वो कहाँ आती जाती है, और इन चीज़ों के सहारे, मतलब जो उसकी बबीता की प्रीवियस हिस्ट्री है उसके सहारे बबीता आगे अगर कहीं गई होगी तो कहाँ गई होगी, पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि बाबा बौखनाग के मंदिर से और धाम से संकेतों में ही सही ये जो भविष्यवाणी हुई है, और उस भविष्यवाणी ने बबीता को लेकर जो सकारात्मक बात है उसके सदके, उसकी बदौलत बबीता बहुत जल्दी वापस लौट आए। तो ये थी बबीता की गुमशुदगी से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट। मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी डेवलपिंग स्टोरी है जिस पर सारे लोगों की निगाह है, नज़र है। तो आज की इस पेशकश में इतना ही, लेकिन इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं कुछ कमेंट्स जो आप लोगों ने मेरी स्टोरी पर किया है, प्रीवियस स्टोरी पर, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को बीते कल एक स्टोरी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बताई थी, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की हत्या अस्पताल में की, और जो सलाइन की बोतल होती है, जिसे हम कहते हैं ड्रिप, यानी जो पानी चढ़ाया जाता है किसी मरीज़ के शरीर में, उसमें उसने चूहे मारने वाली दवा मिला दी थी। सोचिए कितनी भयानक साजिश थी। और जब इस मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि पत्नी समेत कुल 9 लोग, जिसमें पुलिस वाले, डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और तमाम लोग इस मामले में शामिल थे, जिनको वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो बहुत ही शॉकिंग मर्डर मिस्ट्री है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। मैंने वो मर्डर मिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताया था। तो आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे ऊपर मैं परूर श्रेष्ठा जी का कमेंट देख रहा हूँ, जर्मनी से ये हमारे व्यूअर हैं, रेगुलर देखते हैं। जावेद ने भी कहा है, इनका कमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम करप्शन, वेरी सैड, इनका ये कमेंट है। इसके अलावा गुरप्रीत सिंह ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि सैड स्टोरी, एंड गुरप्रीत सिंह लुधियाना के हैं, उन्होंने अपना लोकेशन लिखा है। राधे कृष्णा ने बहुत सही कहा है, बहुत सही मतलब ऑब्वियसली उस घटना को बहुत सही नहीं कहा है। ऑब्वियसली मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि शायद मेरे प्रेजेंटेशन के लिए उनका ये कॉम्प्लीमेंट है। जस्ट चिल के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि बहुत सैड स्टोरी है, और इनका ये कहना है कि बेलगाम की एक स्टोरी है, बेलगावी नहीं बेलगाम बोलो। एनीवे, चलिए, हो सकता है कि बेलगावी, मुझे तो यही आइडिया नहीं कि बेलगावी और बेलगाम दोनों एक ही जगह हैं। अगर एक जगह हैं, मान लीजिए जैसे मुंबई, और पहले मुंबई को पहले बॉम्बे कहते थे, अगर ऐसा है तो मैं कोशिश करूंगा कि जो ऑफिशियल नेम है अगली बार से उसी नेम का जिक्र करूं। और मीराव के नाम से एक आईडी है, हॉरेबल पीपल, ऐसा उन्होंने कमेंट किया है। अनिल सिंह यादव का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। जोआचिम मिरांडा कुछ इस तरह से आईडी है, तो मैं एग्जैक्टली नाम मतलब बहुत फैमिलियर नहीं है मुझे, तो मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं मुझे ये नहीं पता।
लेकिन इनका भी कमेंट है। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रदीप भामदू जी ने कमेंट किया है और मरियम मोहम्मद ने भी कुछ इमोजीज भेजी है, बहुत धन्यवाद आपका। ब्रिजेंद्र सिंह जी का कमेंट है, उन्होंने कहा है नमस्कार सर जी, वेरी वेरी सैड मर्डर स्टोरी एंड वेरी गुड डिटेल डिस्क्रिप्शन नरेशन। इन्होंने कहा है कि लालच बुरी बला है। मन के नाम से भी एक आईडी है, बहुत स्वागत आपका। पीके चंद्रा जी हैं, राजू शेलके ने कमेंट किया और मोहम्मद फजलू हसन का कमेंट है, सर आपकी स्टोरी सुनाने का तरीका काबिल तारीफ़ है, इन्होंने ऐसा कहा है। और न्यूट्रल 4567 के नाम से एक आईडी है, नो वाइफ हैप्पी लाइफ के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कुछ इमोजीज भेजी है। रचना इसके के नाम से एक आईडी है और इनका भी कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। उन्होंने ये बताया है कि ऑडियो में मेरे प्रॉब्लम है, वॉइस उनको क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है। विक्रम राजाई ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा स्टेटस फॉर यू और साथ में सारन चौहान साहब। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्लाइमेक्स में पता चली कि इतने अच्छे लोगों ने इन दोनों लव बर्ड्स की मदद की बिना किसी लालच के। आज की दुनिया में भी इंसानियत जिंदा है, ऐसा सारन चौहान लिख रहे हैं। जो स्टोरी है उसमें बाकी जिन लोगों ने मदद की है उन लोगों ने बगैर किसी लालच की मदद की है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। पुलिस ने अभी वो डिटेल शेयर नहीं की है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है कि किसके हिस्से में कितने पैसे आने थे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है सारंग जी कि कुछ तो इनको उस लूट के माल से पैसा मिलना था। उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है बूटी, तो वो बूटी जो है इन लोगों को भी मिलना ज़रूर था। अदरवाइज़ कोई एक दोस्त जो है किसी के साथ अपराध में शामिल ज़रूर हो सकता है, लेकिन अनजान लोग बिल्कुल अपराध में शामिल हो जाए और बदले में कुछ भी अपेक्षा न करें, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, सारे कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और क्राइम स्टोरी या किसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कहानी के साथ। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।